अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जोया निकोला की जासूस साबित हुई थी। जोया एनागोल किले में आकर निकोला को बताती है कि मलून खातून उस पर पूरा भरोसा करती है और वो मुकम्मल तौर पर मेरी मुट्ठी में है। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान सरदारी खैमे में कुछ सरदारान के साथ बैठे थे। गुंदूज़ कहता है ये खामोशी बेसबब नहीं, वाली यारगोजो को मालूम हो जाएगा कि तोगाई को हमने अगवा किया था। उस्ताद दाऊद उस्मान से पूछते हैं जनाब वो जालिम क्या हम पर हमले के लिए लश्कर भेजेंगे? उस्मान कहते हैं मंगोल बहुत सी जगहों पर मशगूल हैं जबकि हमारे तुर्कमान भाई आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इन हालात में वो यहाँ फ़ौज नहीं भेज सकते। उस्मान कहते हैं लेकिन हम अपने इंतज़ामात पूरे रखेंगे। इसी दौरान भाई सुंगर सिपाही इजाज़त लेकर अंदर आता है और उस्मान से कहता है जनाब मंगोली कासिद आया है। ये सुनकर उस्ताद दाऊद कहते हैं देखो शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो गया। उस्मान भाई सुंगर से कहते हैं उसे अंदर ले आओ। इसके बाद निकोला से मुलाकात करके आने वाला सफ़ीर अंदर आ जाता है। अंदर आकर मंगोल सफ़ीर उस्मान से कहता है मैं यहाँ अजीम अलखानी सल्तनत के अजीम गवर्नर यारगोजो का पैगाम लाया हूँ। उस्मान कहते हैं बोलो क्या चाहते हो? सफ़ीर कहता है मेरे यहाँ आने का मकसद वाज़ह है, आपने ही तोगाई को मारा उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं हाँ बिल्कुल मैंने ही मारा। अब बताओ तुम्हारा गवर्नर क्या चाहता है? मंगोल सफ़ीर कहता है कीमत। उस्मान कहते हैं क्या कीमत है बोलो? मंगोल सफ़ीर कहता है आप 3 दिन के अंदर अंदर 3 साल के टैक्स अदा करेंगे और तुम लोगों की सज़ा का वक्त अब शुरू हुआ चाहता है। अगर तुम वक्त पर सोना ना दे सके तो यारगोजो के साथ मुआहदा ख़त्म हो जाएगा और फिर अलखानी सल्तनत की फ़ौज सिर्फ सोने के लिए नहीं आएगी बल्कि तुम लोगों की खोपड़ियाँ उड़ाने आएगी। उस्मान कहते हैं जब हमारे पास 3 दिन हैं तो इसीलिए आप तुम जा सकते हो और हम सोना इकट्ठा करना शुरू करते हैं। ये सुनकर मंगोल सफ़ीर वहाँ से चला जाता है। मंगोल सफ़ीर के जाने के बाद उस्मान सरदारान से पूछते हैं तो बताएं सरदारान आप लोगों की क्या राय है? गुंदूज़ कहता है अगर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक सोना इकट्ठा कर भी लिया तो फिर हम कबीले का निज़ाम नहीं चला सकेंगे, हम सोगोत में भी छूट नहीं दे सकेंगे, हत्ता के सिपाहियों की देखभाल तक भी नहीं कर सकेंगे। उस्ताद दाऊद कहते हैं इनकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। गुंदूज़ कहता है जिहाद के सिवा कोई रास्ता नहीं है। उस्ताद दाऊद कहते हैं वो हमें मजबूर कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम सोना नहीं दे सकते। गुंदूज़ कहता है वो जंग का इल्ज़ाम हम पर लगाने की कोशिश में हैं। उस्मान अपना हाथ खड़ा करके कहते हैं मेरा सुल्तान के साथ मुआहदा है, मैं उनको बताए बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा क्योंकि आखिर उन्होंने भी अपना तख्त खतरे में डालकर हमारी मदद की। उस्मान कहते हैं मैं आराम से सोचकर कोई फ़ैसला करूंगा। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला और हेलन मरकज़ी हाल में दाखिल होते हैं तो हेलन निकोला से कहती है यारगोजो का सोना कल हमारे पास पहुँच जाएगा। निकोला अपने तख्त की तरफ बढ़ते हुए अपने एक कमांडर से कहता है दिमत्री तुम मंगोल लश्कर का इस्तकबाल करोगे, मुझे वो सोना देखे बिना सुकून की नींद नहीं आएगी। बजंतीनी कमांडर दिमत्री पूछता है हमें क्या करना होगा? निकोला कहता है मुझे इक़दामात पसंद हैं, इंतज़ामात करो ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं। हेलन पूछती है क्या हम इस सोने से नई फ़ौज तश्कील देंगे? निकोला कहता है मेरे पास बहादुर जंगजू हैं, लंगड़े लूले नहीं। हेलन यारगोजो का सोना लेकर तुम सिपाही ख़रीदने बाजार जाना, उन सिपाहियों में मकदूनी कातलान समुद्री लुटेरे और वैश्य डाकू होने चाहिए। निकोला अपने कमांडर दिमत्री को हुक्म देते हुए कहता है तुम अपने सिपाहियों के हमराह आया एलनी वादी जाओ और सोने को महफूज तरीके से यहाँ लाओ। ये सुनकर बजंतीनी कमांडर वहाँ से चला जाता है। निकोला हेलन से कहता है इन ज़मीनों पर हर दिन हर घंटे हर मिनट बाद तवाज़न तब्दील होता है। हेलन कहती है अब इस मौके से फ़ायदा उठाने का वक्त है निकोला। निकोला कहता है हमारे पास वक्त कम है, काम शुरू कर दो। हेलन हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, अब तो हमारी आंखें भी कबीले में हैं। हेलन कहती है जोया की आंखें तेज़ हैं लेकिन उसके दांत आंखों से भी ज़्यादा तेज़ हैं। ये कहकर हेलन वहाँ से चली जाती है तो निकोला अपनी तलवार निकाल कर नीचे गाड़ देता है। दूसरी तरफ उस्मान रात के वक्त अपने खेमे में एक नशिस्त पर बैठे थे। इसी दौरान बाला वहाँ आती है और आकर उस्मान के पास बैठ जाती है। बाला उस्मान से कहती है हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं उस्मान साहिब, क्योंकि खैराती कामों में भी इजाफा हो रहा है। उस्मान कहते हैं जब तक सोगोत फैल रहा है ये अखराजात मानी नहीं रखते। उस्मान कहते हैं बाला मैं चाहता हूँ कि मलून खातून को खबर करो कि वो सोगोत आएँ और खैराती कामों में तुम्हारा हाथ बटाएँ। बाला कहती है गुंचा मेरी मदद कर रही है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। उस्मान कहते हैं मलून खातून को सोगोत आने दो बाला, वो आकर तुम्हारा बोझ कम करेगी। बाला कहती है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। उस्मान बाला का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं ये इतना आसान नहीं है बाला, वो अपने कबीले में हर चीज़ का ध्यान रखती थी। जब उसके सरदारान वहाँ नहीं होते थे तो वो अहकाम जारी करती और जंगों पर जाती, लेकिन जब से वो यहाँ आई है अपने खेमे में बैठी रहती है, उसे एक मौका दो बाला। ये सुनकर बाला हाँ में सर हिलाती है और कहती है वो भी इस कबीले की खातून है, काम करना उसका भी हक है। इसके बाद सरदारी खेमे के बाहर से भाई सुंगर आवाज़ लगाता है तो उस्मान सरदारी खेमे में आ जाते हैं। भाई सुंगर अंदर आकर कहता है सुल्तान की तरफ से ख़त आया है जनाब। इसके बाद भाई सुंगर उस्मान को ख़त देता है और फिर सरदारी खेमे से बाहर चला जाता है।
उस्मान ख़त खोलते हैं और ख़त पढ़ने के बाद उस्मान का चेहरा पुरसकून हो जाता है। अगली सुबह उस्मान और उसके सिपाहियों को जंगल में घोड़े दौड़ाते हुए दिखाया जाता है। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ किसी मुहिम के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ काई कबीले में बाला सोगोत जाने के लिए तैयार थी। बाला गोंचा को कबीले में ही रुकने का कहती है, तो इसी दौरान सामने से मलून, अलाजा और जोया आ जाती हैं। बाला मलहुन से कहती है, मलून खातून मैं लंगर खाने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ आ सकती हैं। आयशा मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिल्कुल ये अच्छा रहेगा। मलहुन कहती है, मुझे कबीले के कुछ कामों का ध्यान रखना है, मैं मुनासिब वक्त में लंगर खाने जाऊँगी और मदद करूँगी। बाला कहती है, लंगर खाने को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप दूसरों की तरह कुछ करना चाहती हैं तो सर आंखों पर आप लंगर खाने आ सकती हैं। आयशा कहती हैं, बिल्कुल मलहुन, आपको खैराती कामों में हाथ बटाना चाहिए। इसके बाद बाला और आयशा खातून अपने घोड़ों पर सवार होती हैं और सामान के साथ सोगोत की तरफ निकल जाती हैं। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाहियों को एक बार फिर जंगल में सफ़र करते हुए दिखाया जाता है। इधर मलहुन, अलाजा और जोया कुछ कालीनों और कपड़ों को संदूकों में रख रही थीं। मलहुन जोया और अलाजा से कहती है, क्या हम तुम्हारे और अलाजा के लिए काई कबीले में कोई बहादुर सिपाही ढूंढें? ये सुनकर जोया मुस्कुराने लगती है, जबकि अलाजा संजीदा होकर कहती है, क्या उमर साहिब के कबीले में कोई मर्द नहीं है मलहुन खातून? मलहुन कहती है, गुस्सा मत हो अलाजा, ये भी ठीक है। फिर मलहुन अलाजा और जोया से कहती है, संदूक खुले रखने होंगे ताकि हम सामान खैमे में लगा सकें, हमें शाम होने से पहले ये काम मुकम्मल करना होगा। दूसरी तरफ मंगोलों की सोने वाली घोड़ा गाड़ी वादी में पहुंच चुकी थी। निकोला का कमांडर भी अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच चुका था और वो घोड़ा गाड़ी पर मौजूद सोने का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। उस्मान और उसके सिपाही वहाँ पहले से मौजूद थे और वो उन पर घात लगाकर बैठे थे। बजंतीनी कमांडर सोना वसूल कर लेता है और इसके बाद मंगोल अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं, जबकि बजंतीनी कमांडर भी अपने सिपाहियों के साथ सोने वाली घोड़ा गाड़ी लेकर एनागोल किले की तरफ निकल पड़ता है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, मंगोलों के जाने का इंतज़ार करो। दूसरी तरफ कबीले में अलाजा और जोया सरदारी खैमे के कालीन तब्दील कर रही थीं। इसी दौरान गोंचा वहाँ दाखिल होती है और अलाजा से पूछती है, यहाँ सब क्या चल रहा है? अलाजा कहती है, हम खैमे के कालीन और कपड़े बदल रही हैं। गोंचा कहती है, अच्छा तो तुमने इसके लिए किसी से पूछा है? ये सुनकर अलाजा खड़ी हो जाती है और कहती है, हमें मलून खातून ने कहा था गोंचा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? गोंचा आगे बढ़ते हुए कहती है, अपनी हाथ में रहो खातून, क्या तुम नहीं जानती कि इस खैमे की खातून कौन है? इसी दौरान मलहून खातून भी वहाँ आ जाती है और वो गोंचा से पूछती है, क्या मैं इस खैमे की खातून नहीं हूँ? गोंचा कहती है, बिलाशुबा आप भी हैं। मलहून कहती है, वो मेरे हुक्म की तामील कर रही हैं, अगर तुम चाहो तो उनकी मदद कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मदद नहीं कर सकती तो दखल भी मत दो। मलहून अलाजा और जोया से कहती है, शाबाश, तुम लोग अपना काम जारी रखो। इसके बाद वो दोनों दोबारा कालीन बिछाने लगती हैं तो मलहून गोंचा से कहती है, क्या तुमने कुछ कहना है खातून? ये सुनकर गोंचा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जंगल में बजंतीनी सोने वाली घोड़ा गाड़ी लेकर एनागोल किले की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर पीछे से आ जाते हैं। बजंतीनी कमांडर जैसे ही घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनता है तो वो अपने सिपाहियों से कहता है, हमला हो गया है, जंगी हालत में आओ। उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर बैठे बैठे बजंतीनियों पर तीर बरसाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बजंतीनी शुरू में ही कत्ल हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही पानी में से अपने घोड़े गुजारते हैं तो दूसरी तरफ से जारकुताई और बाकी सिपाही भी अपने घोड़ों पर आ जाते हैं और इस तरह दोनों तरफ से बजंतीनियों पर तीरों से हमला हो जाता है। उस्मान के सिपाही बजंतीनियों के मुकाबले में बड़ी तादाद में थे। ये देखकर बजंतीनी कमांडर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उस्मान अपना घोड़ा बजंतीनी कमांडर के पीछे दौड़ा देता है। इधर उस्मान के सिपाही अपने घोड़ों पर ही सवार होकर तलवारबाजी करते हैं और बजंतीनियों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। जारकुताई भी घोड़े पर सवार होकर अपनी दोनों तलवारें इस्तेमाल करता है और एक ही वार में दो बजंतीनी सिपाहियों को मारता है। दूसरी तरफ बजंतीनी कमांडर अपने घोड़े पर सवार होकर भाग रहा था, जबकि उस्मान साहब भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा कर रहे थे। उस्मान एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं और उस बजंतीनी कमांडर के सामने आ जाते हैं। इसके बाद उस्मान और बजंतीनी कमांडर घोड़ों पर ही बैठे बैठे तलवारों से लड़ने लगते हैं। उस्मान बजंतीनी कमांडर को महारत के साथ घोड़े से नीचे गिरा देता है और फिर खुद भी अपने घोड़े से नीचे आ जाता है। घोड़े से नीचे आने के बाद उस्मान अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देते हैं और बजंतीनी कमांडर को खुद पर हमला करने का कहते हैं। फिर जैसे ही बजंतीनी कमांडर अपनी तलवार के साथ उस्मान पर हमला करता है तो उस्मान खुद को उसके वार से बचा लेते हैं और उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ फेंक देते हैं। फिर बजंतीनी कमांडर उठकर उस्मान पर हमला करता है तो उस्मान महारत के साथ उसकी तलवार पकड़ लेते हैं और तलवार को बजंतीनी कमांडर से छीनकर एक तरफ फेंक देते हैं। इसके बाद उस्मान अपने हाथों में खुजली करने लगते हैं। बजंतीनी कमांडर जैसे ही उस्मान की तरफ बढ़ता है तो उस्मान उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर नीचे ज़मीन पर गिरा देते हैं। बजंतीनी कमांडर जब भी उठने की कोशिश करता है तो उस्मान उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देते हैं। उस्मान बजंतीनी कमांडर की गर्दन पर टांग रखते हैं तो बजंतीनी कमांडर कहता है, मुझे भी बाकियों की तरह मार डालो। उस्मान कहते हैं, तुम्हें निकोला के पास जाना होगा, तुम जाकर निकोला से कहोगे कि चाहे वो मंगोलों के पीछे ही क्यों न छुप जाए,
उसकी मौत उस्मान के हाथों ही होगी। उस्मान बजंतीनी कमांडर को छोड़ देते हैं तो वो अपने घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ गुंदूज सोने वाली घोड़ा गाड़ी पर बैठा था, जबकि बाकी सिपाही सोने की रखवाली कर रहे थे। गुप्तोग उस्मान को अपनी तरफ आते देखकर कहता है, सरदार आ रहे हैं। फिर उस्मान जब वहाँ आता है तो सब लोग अपने सीनों पर हाथ रख लेते हैं। उस्मान कहते हैं, हमने सोने को काफरों के हाथों शर के लिए इस्तेमाल होने से बचा लिया, अब इस सोने को खैर के लिए इस्तेमाल करने का वक्त है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, शाबाश सिपाहियों, हम कबीले जा रहे हैं। इसके बाद वो सोने वाली घोड़ा गाड़ी को लेकर कबीले की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोगोत में बाला और आयशा खातून लंगर खाने में काम कर रही थीं। इसी दौरान गोंचा घबराई हुई हालत में वहाँ आती है और बाला से कहती है, बाला मेरे साथ कबीले चलो। बाला पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? गोंचा कहती है, आपको कबीले चलकर ही पता चलेगा। इसके बाद गोंचा मलहुन खातून का नाम लेती है। दूसरी तरफ बजंतीनी कमांडर एनागोल किले में आकर निकोला को सब कुछ बताता है तो निकोला उसे गिलेबान से पकड़कर घसीटते हुए कहता है, उस्मान को सोने के आने का पता कहाँ से चला? इसके बाद निकोला अपने कमांडर की खुलकर फेंटी लगाता है। हेलन कहती है, इसे कुछ मत कहें, इसमें दमित्री का कोई कसूर नहीं है जनाब। निकोला गुस्से से कहता है, हेलन तुम अपना मुंह बांध रखो। इसके बाद निकोला अपने कमांडर को एक जोरदार थप्पड़ मारता है तो कमांडर के मुंह से खून फुआरे की तरह बहने लगता है। कुछ देर बाद एक बजंतीनी सिपाही अंदर आकर निकोला को एक खत देते हुए कहता है, शहंशाह की जानिब से मकतूब आया है जनाब। निकोला खत पढ़ने के बाद परेशान हो जाता है और फिर हेलन से कहता है, शहंशाह मुझे अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए अजनीक बुला रहा है। हेलन पूछती है, मगर क्यों? निकोला कहता है, ताकि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सके हेलन, और मैं उसके हाथों लिखी गई अपनी तकदीर पढ़ने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान और उसके सिपाही वापस कबीले की तरफ आ रहे थे। गुंदूज मुस्कुराते हुए उस्मान से कहता है, अच्छी कामयाबी हासिल हुई है उस्मान साहिब। इसी दौरान एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। फ्लैशबैक सीन में उस्मान गुंदूज को बताते हुए कहता है, सुल्तान मसूद ने अपने ख़त में मंगोलों की जानिब से निकोला के लिए आने वाले सोने का बताया है। गुंदूज कहता है, लगता है यारगोजो आपको निकोला के ज़रिए सज़ा देना चाहता है। फिर गुंदूज उस्मान से पूछता है, क्या करना है भाई? उस्मान गुस्से से कहते हैं, हम यारगोजो का भेजा हुआ सोना अपने कब्जे में लेंगे। गुंदूज कहता है, उस्मान साहिब क्या सोने पर कब्जा मंगोल सल्तनत के गज़ब का रुख अपनी तरफ फेरना नहीं होगा? उस्मान कहते हैं, हम मंगोलों के कब्जे से सोना हासिल नहीं करेंगे बल्कि निकोला के कब्जे से हासिल करेंगे। फ्लैशबैक सीन खत्म होता है तो गुंदूज उस्मान से कहता है, आपने एक तीर से दो शिकार किए हैं भाई। उस्मान कहते हैं, हमने एक तरफ निकोला को ताकतवर होने से रोका है तो दूसरी तरफ मंगोलों को टैक्स अदा करने का भी सामान कर लिया है। ये सुनकर गुंदूज मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में सरदारी खेमे के कालीन तब्दील कर दिए गए थे। कुछ देर बाद बाला और गोंचा सरदारी खेमे में दाखिल होती हैं। बाला को सरदारी खेमे की हालत देखकर बहुत दुख होता है और बाला मलहुन के पास आकर कहती है, मलहुन खातून आप मेरे इल्म में लाए बगैर ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? मलहुन कहती है, बाला खातून पहले तो आप पुरसकून हो जाएं, इतना गुस्सा करने वाला ये मामला नहीं है, मैंने अपनी जहेज़ की कालीनें ही बिछाई हैं। इसके बाद बाला की नज़र पुराने काई परचम पर पड़ती है तो बाला परचम को उठाकर मलहुन से कहती है, मलहुन ये सरदार का औताक है, यहाँ रखी गई हर चीज़ का एक ख़ास मकसद होता है, आप यहाँ अपनी मर्ज़ी का हर काम नहीं कर सकती। ये कहकर बाला काई परचम का बोसा लेती है। मलहुन अपने हाथ फैलाते हुए कहती है, बाला खातून आपके कॉल के मुताबिक अब सब कुछ पहले से ज़्यादा बामकसद हो चुका है और इन चीज़ों से इस कबीले में मलहुन खातून के आने का पता चल रहा है। बाला मलहुन की कुछ चीज़ें उठाकर कहती है, क्या आप यहाँ हर चीज़ में मुदाखलत करने आई हैं? आपके पास अपना औताक मौजूद है खातून, वहाँ आप जो करना चाहें करती फिरें, मगर यहाँ आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये सुनकर मलहुन बाला की तरफ बढ़ने लगती है तो इसी दौरान कबीले के ढोल बजना शुरू हो जाते हैं। उस्मान और उसके सिपाही माले गनीमत लेकर कबीले पहुँच चुके थे। उस्ताद दाऊद समेत कबीले के तमाम लोग उस्मान और उसके सिपाहियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर आयशा सरदारी खेमे में आती है और मलहुन और बाला से कहती है, सरदारान आ रहे हैं, चले उनका इस्तकबाल करने का वक्त है। इसके बाद बाला, मलहुन और सब खवातीन सरदारी खेमे से बाहर आ जाती हैं। कबीले के तमाम लोग अपनी सीनों पर हाथ रखकर उस्मान को खुश आमदीद कहते हैं, जबकि उस्ताद दाऊद खुशी से ऊंची आवाज़ में कहते हैं, फ़तह मुबारक हो जनाब। उस्मान उस्ताद दाऊद का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। सरदारी खेमे के सामने पहुंचकर सब लोग अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं। मलहुन आगे बढ़कर उस्मान के हाथ का बोसा लेती है और कहती है, फ़तह मुबारक हो उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, जीती रहो मलहुन खातून। मलहुन कहती है, आपकी फ़तह की खबर पहले ही कबीले पहुँच चुकी थी जनाब, आपने एक बार फिर काफिरों को ज़बरदस्त चोट पहुँचाई है। उस्मान कहते हैं, बामसी साहिब के इंतकाम की आग ठंडी होने तक बहुत सुकून बहेगा। इसके बाद उस्मान मलहुन के पीछे खड़ी बाला को देखते हैं तो मलहुन उस्मान से कहती है, मुझे महसूस हुआ कि आप आने वाले हैं, इसीलिए मैंने खाना तैयार करने का कह दिया था। दस्तरख्वान तैयार है उस्मान साहिब। उस्मान बाला की तरफ देखते हैं और फिर मलहुन से कहते हैं, एक मामले पर सरदारान से मशवरा करने की ज़रूरत है। इसके बाद उस्मान आगे बढ़कर बाला के पास आते हैं तो बाला भी उस्मान के हाथ का बोसा लेती है और उस्मान को इस अजीम फतह पर मुबारकबाद पेश करती है। उस्मान बाला का शुक्रिया अदा करते हैं और अंदर सरदारी खेमे की तरफ बढ़ जाते हैं।
बाला मुस्कुराकर मलहून की तरफ देखती है तो मलहून गमज़दा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।